जब किसी व्यक्ति के साथ कोई शारीरिक या आर्थिक अपराध घटित होता है तो वो तत्काल मदद के लिए थाने पर जाता है और एफआईआर करना चाहता है। एफआईआर क्या है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं और फिर कैसे इसमें कार्रवाई की जाती है, इनके बारे में संक्षिप्त विवरण बताना चाहता हूं। इसका विस्तृत विवरण पुलिस रेगुलेशन के भाग 2 में अध्याय 10 में धारा 97 में बताया गया है। जब कोई संज्ञेय अपराध की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को मिलती है तो उसका दायित्व है कि वह तुरंत उसे दर्ज करे और चिक्किताकर एक कॉपी निःशुल्क आवेदक को उपलब्ध करे। वो ये नहीं करेगा कि घटना की सत्यता की जांच करने के उपरांत एफआईआर दर्ज करे, और यहां तक कहा गया है कि यदि घटना असत्य प्रतीत होती है तब भी उसे एफआईआर दर्ज करना चाहिए। पुलिस में जांच का कोई कॉलम नहीं है और एफआईआर दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई विवेचना की करनी चाहिए। यदि आवेदक मौखिक तौर पर अपनी बात कहता है तो भारसाधक अधिकारी का यह दायित्व है कि वह उसके द्वारा कहे गए हूबहू शब्दों को और प्रश्नोत्तर को समाहित करते हुए एक तहरीर तैयार करेगा जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर कराएगा, और यदि लिखित रूप में आवेदक द्वारा तहरीर दी जाती है तो उस पर हस्ताक्षर करा करके तत्काल चिक्किता करेगा, और जब चिक्किता हो जाती है तो तृतीय प्रति अभिलेख के लिए थाने पर रहता है और दूसरी प्रति निःशुल्क आवेदक को दी जाती है। तीसरी प्रति क्षेत्राधिकारी के माध्यम से संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। इस प्रकार से फिर अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही थाने की शुरू होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई व्यक्ति यदि मौखिक रूप से अपनी बात कहता है तो उसकी बात हूबहू प्रश्नोत्तर के साथ लिख करके उसका हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लगवा करके, और अगर लिखित तहरीर देता है तो उस पर हस्ताक्षर करा के उसका संक्षिप्त विवरण एनसीआर बुक में दर्ज किया जाता है और उसे निर्देश दिया जाता है कि मजिस्ट्रेट के पास जाए और अग्रिम विवेचना के लिए आदेश कराए। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के एनसीआर के मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। ऐसे प्रकरणों में पुलिस अक्सर 151 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करती है और दोनों को आगे अपराध न करने के लिए पाबंद करती है। एनसीआर उन पेटी ऑफेंसेस में या छोटे अपराधों में दर्ज किया जाता है, जैसे किसी को गाली देना, उसे जान से मारने की धमकी देना या साधारण मारपीट, एक चाटे मार देना, या किसी की फसल को नुकसान पहुंचाना, छोटे पेड़ उखाड़ कर फेंक देना। इस तरह के अपराध अक्सर अंग्रेज यहाँ के लोगों के साथ किया करती थी। हमारा जो आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस रेगुलेशन बना है वो 1861 का अंग्रेजों का समय का बना हुआ है, जो भारत को मदारियों का देश कहते थे और जो अपने को मार्शल को मानते हुए कहते थे कि यहाँ लोगों को शिक्षा देने आए हैं हम, बर्डन ऑफ सिविलाइजेशन हम पर है कि हम इनको कैसे सिखाएं। तो मार्शल रेस के नाते वो यहाँ के लोगों को के साथ अभद्र व्यवहार करते रहते थे, इसलिए उन्होंने इसे महत्वपूर्ण नहीं समझा और आईपीसी, सीआरपीसी तथा पुलिस रेगुलेशन को अपने ढंग से उन्होंने परिभाषित करते हुए बनाया। अगर
अंग्रेजों की सेनाएं किसी की फसल को रौंदते हुए किसानों की फसल बर्बाद कर देते थे तो उसके लिए मात्र धारा 427 आईपीसी जोड़ी गई, जिसमें पुलिस सीधे कोई एक्शन नहीं ले सकती थी। यह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता था और मजिस्ट्रेट जल्दी से इसमें विवेचना करने की अनुमति नहीं देते थे, जो अंग्रेजों के पक्षकार हुआ करते थे। इसी तरह से मारपीट, जान से मारने की धमकी जैसे मामलों में भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अगर किसी की फसल बर्बाद हो गई तो 427, लेकिन उसी में से कोई गरीब व्यक्ति एक फसल का छोटा सा हिस्सा उठा ले गया अपनी जीविका के लिए, तो उस पर चोरी का मुकदमा लिखा जाता था, जिसमें 3 साल की सजा थी, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस था। और अगर कहीं टेंट, रिहायशी मकान या जलयान से कोई चोरी करता था तो 7 साल की सजा थी। इस तरह से आईपीसी के प्रावधानों में अंग्रेजों की मंशा स्पष्ट होती है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करते हुए इसमें महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में कार्यवाही कर रही है और शीघ्र ही समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के मानक के अनुसार जीवन जीने वाले यहाँ के स्वाभिमानी व्यक्तियों के अनुरूप नए कानूनों को समाहित करने की दिशा में सरकार अग्रसर है। एफआईआर की खास बातें क्या हैं? एफआईआर में क्या क्या बातें होनी चाहिए? घटना किस स्थान की है, किस समय की है और घटना कारित करने वालों का मुख्य मकसद क्या था, मोटिव क्या था, और वहां आसपास घटना से संबंधित कौन से साक्षी थे, ये भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से काफी सोच समझ करके घटना के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समाहित करते हुए तहरीर दी जानी चाहिए और एफआईआर पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि आगे की विवेचना के लिए और न्यायालयों में समीक्षा के लिए तहरीर महत्वपूर्ण असेट बनती है और इसकी पूरी तरह से समीक्षा होती है। इसलिए इसमें सही बातों को ही दिया जाना चाहिए। एक घटना के बारे में एक ही एफआईआर होती है, दूसरी एफआईआर नहीं होती है। इसी तरह से क्रॉस एफआईआर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ चलन है, कुछ जगहों पर क्रॉस एफआईआर लिख देते हैं, ये परंपरा ठीक नहीं है। आक्रांता के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और जो पीड़ित व्यक्ति है उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए। एफआईआर कराने के बाद फिर पुलिस की कार्रवाई चलती है और उसमें फिर साक्ष्य संकलन होता है। पुलिसिंग के बारे में पब्लिक का ये रुख रहता है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आगे तक जिसको पीड़ा पहुंची है, जिसके साथ गाली गलौज, मारपीट या दूसरी घटनाएं हुई हैं, वो संतुष्ट पुलिस से नहीं हो पाता है, इसलिए कि पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि तमाम बंदिशें हैं और तमाम आदेश निर्देश हैं जिनके तहत पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। जैसे कि माननीय न्यायालय का आदेश है 7 साल से कम सजा वाले मामलों में सामान्यतः गिरफ्तारी न की जाए, लेकिन जिसको चोट लगी है, जिसके शरीर में घाव हुआ है या फ्रैक्चर है या इस तरह की और चोटें हैं, वो
महज लिखा पढ़ी से संतुष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन पुलिस की अपनी सीमाएं हैं। पुलिस विवेचना करके उसे माननीय न्यायालय प्रेषित करता है और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई होते हुए दोषी को अंततोगत्वा सजा मिलती है। इस प्रकार एफआईआर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसके आधार पर पुलिसिंग का कार्य होता है। धन्यवाद।